हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उन्हें देखेंगे। क्योंकि एसएससी या अगर आप एनटीपीसी बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप हैं कब सोल्व कर पाएंगे, जब आप उसके बारे में सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव पढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट उनके बेस्ड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे। और ये जो सब्जेक्टिव लेसन है आज का, वो है कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो प्यारा देश भारत है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज सरकार आया। ठीक, वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और यहाँ उन्होंने अपनी कंपनियां खोली, फैक्ट्रियां खोली और हमारे देश में जो है उन्होंने शासन किया। ठीक, तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में कि उन्होंने जो है मतलब कि जो ब्रिटिश आए थे वो कब और किस समय यहाँ अपना शासन को बनाया। ठीक, किस अधिनियम को बनाया ताकि वो यहाँ पर शासन कर सके, और किस तरह से जो है वो हमारे देश में जो है हर कोने में वो फैल गए थे और अपना जो है वर्चस्व कायम कर लिए थे। ठीक, तो इसके लिए जो है उन्होंने, जैसा कि कोई भी कंपनी अगर आएगा तो वो अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस ही बनाएगा। ठीक, कि हमें जो है इस जगह पे हमें ये चीज़ बेचना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, भारत में ये मतलब लागू करना है या फिर ये सारी चीज़ों को। ठीक, तो आज हम इन सभी रूल्स और उनके द्वारा जो बनाए गए अधिनियम थे, ठीक, वो सभी आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि इनके बेस्ड पर जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं, और जब जैसे ही ये सब्जेक्टिव लेसन खत्म होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए सबसे लास्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके बेस्ड पर आपको कराए जाएंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था वो आया 1600 ईस्वी में। ठीक, वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में रहते गए और जैसे ही उन्हें लगा कि अब जो है सही समय आ गया है कि हम पूरे अपने साम्राज्य को जो है और विस्तार कर सकें, तो उन्होंने जो है कुछ अधिनियम लाए, कुछ कानून लाए और उसके बेस पर जो है उन्होंने अपना शासन को आगे बढ़ाया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कंपनी का शासन था 1777 से 1858, और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार का शासन था 1858 से 1947। ठीक, तो ये दोनों जो है अलग अलग पार्ट्स करके बताए गए हैं, तो हम लोग इसी एक लेसन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं। देखिए, पहला जो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके बेस्ड पर हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सभी जो है अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको एम लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी के एक बुक है, उससे लिया गया है, और आपको जो है ये कुछ ऑब्जेक्टिव जो है लूसेंट में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसी तरीके से जो है आपको हर हर दिन जो है जीएस के इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते जाएंगे। जैसे कि एक दिन पॉलिटी साइंस का भी पीडीएफ तैयार हो गया है, तो हम बस पीडीएफ बनाने का ही मतलब जो है कर रहे थे कि जैसे ही पीडीएफ तैयार होगा हम आपको जो है पार्ट वाइज करके शेयर करना शुरू कर देंगे। तो पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री का जो है पीडीएफ तैयार हो गया है, तो हम आपको लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक करके। और उसके बाद जो है हम लोग फिर जियोग्राफी का भी करेंगे, और ये जो मोस्टली जो फैक्ट्स होंगे वो आपको एनसीईआरटी से ही लिए जाएंगे। ठीक, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा क्या क्या हुआ था ये हम लोग जानते हैं। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यानी कि पहले जो था बंगाल का गवर्नर, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी कि कार्यकारी परिषद का गठन जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। ठीक, इसमें 4 सदस्य थे। फिर इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है, इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यानी कि जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, बंबई और मद्रास, इनके जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। मतलब कि ये जो है ये दोनों मतलब मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट हो गए, यानी कि उनके अधीन हो गए। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण प्रबल हो गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में, उसमें जो है कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और अब जो है कंपनी पर उनका नियंत्रण बहुत ही मजबूत हो गया।
इसके अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में ही 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस और 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस और 3 जो है और अन्य न्यायाधीश थे, ठीक, यानी कि टोटल 4। तो अभी आपको कमेंट करके बताना, ये आपका करंट अफेयर्स है कि अभी के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। फिर आते हैं कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिमा इम्पी, तो ये नाम याद रखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। जो कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक, एम्प्लॉय जो थे, उन्हें अपना पर्सनल जो है बिजनेस करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी और न ही वो कोई इंडियन से उपहार ले सकते हैं, ठीक। तो ये है 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आते हैं हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसे ही हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को खत्म कर दिया। यह जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य हैं वो कंपनी से खत्म कर दिया गया। भारत में कंपनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया, यानी कि अब जो ब्रिटिश सरकार है वही कंपनी पर जो है उनका पूरा प्रशासन और नियंत्रण हो गया, ठीक, यानी कि अब जो है यहाँ से ब्रिटिश सरकार आ गया, ठीक। फिर है कि 1786 का अधिनियम, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, ठीक। 1813 का चार्टर अधिनियम, तो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो गया, ठीक, कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट है उसमें ही भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक। तो 1 लाख प्रति वर्ष पहली बार जो है भारतीयों पर किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, यानी कि अब जो कंपनी का ये जो भारत में व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार था वो उस समय रहा, मतलब कि बना रहा एज, ठीक है, लेकिन भारत के साथ जो है वो खत्म कर दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, तो इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि पहले जो था 1774 का जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग्स, ठीक। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका शब्द से वंचित कर दिया। कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, अब सिर्फ राजनीतिक कार्य थे। कंपनी के जितने भी सारे कार्य थे व्यापारिक वो समाप्त कर दिए गए, अब सिर्फ राजनीतिक कार्य बचे। देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, ठीक। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा देश है उसमें शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो आप बता सकते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों को शामिल किया गया और इसमें जो है पहले कानूनी सदस्य थे लॉर्ड मैकेले, ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक। कौन है, लॉर्ड मैकेले। पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको मिल गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया, यानी कि जुडिशियल कार्य अलग हो गया, ठीक, और ये एग्जीक्यूटिव जो कार्य था वो अलग हो गया, विधायी और प्रशासनिक कार्य जो है वो अलग अलग हो गए। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, यानी कि अब जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर हो गया स्टार्ट। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान किया, तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ वो 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक। ये इनके बेस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था, ठीक। चार्टर अधिनियम 1813, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि चार्टर अधिनियम 1813 जो है वो इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति से संबंधित है, यानी कि जो बाहर से जो इंग्लिश मशीनरी थे, मशीनरी यानी कि जो प्रचारक होते थे, ठीक, उन्हें जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, ठीक, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा।
अब हम लोग आते हैं ब्रिटिश सरकार के शासन, यानी कि इनका जो अब शासन था कैसे कैसे हुआ और वो कैसे, और जो है उन्होंने क्या रूल्स क्या अधिनियम लाए। ठीक, तो इनके दौरान जो पहला अधिनियम आया वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? भारत का शासन जो है ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया जो है वो किस अधिनियम के द्वारा भारत में आई, तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत का वायसराय। तो लॉर्ड कॉनिंग जो है, कैनिंग, वो भारत के पहले वायसराय बने। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के सचिव पद, राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। सचिव पद का जो है सृजन हुआ था 1858 के अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कहा गया, यानी कि यह जो अधिनियम है सरकार भारत शासन अधिनियम 1858, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कहा गया। ठीक, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कहा गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो देखिए हम लोग किसमें देखे थे, 1833 वाले में देखे थे कि यहाँ पर जो है आपका केंद्रीकरण कर दिया गया था। ठीक, 1833 का जो अधिनियम था उसमें केंद्रीकरण कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं 1861 में कि यहाँ पर जो है आपको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया जो है किसमें शुरू हुई थी, तो यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1833 जो है आपका अधिनियम, इसमें जो है आपको क्या कर दिया गया था कि कानून बनाने का जो है अधिकार वो दिया गया था। ठीक, कानून बनाने का अधिकार जो है वो दिया गया था। सॉरी, 1858 में ये 1800 आपका 33 ही है ना, हाँ 1833 में ही है जो आपको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल को। और यहाँ पर जो है आपका कि 1861 का जो अधिनियम था इसमें जो है अब भारतीय भी कानून बनाने में शामिल हो गए थे। ठीक, तो 1833 में कानून बनाने के लिए बना और 1861 का जो अधिनियम है उसमें भारतीय भी इसमें शामिल कर दिए गए, यानी कि भारतीय भी जो है कानून बना सकते थे। अब आते हैं हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, यानी कि अब जो है आपको वार्षिक जो आपका बजट होता है उसमें बहस कर सकते हैं आप और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। भारतीय निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होना इस अधिनियम की खास विशेषता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निर्वाचन पद्धति जो है किस अधिनियम की खास विशेषता है, तो आप बता सकते हैं 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार। तो ये दोनों नाम में से कोई भी आपसे दे सकता है, पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी कि इसमें जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन किया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत। ठीक, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधि शक्तियों को बढ़ा दिया, यानी कि अब जो है सेंटर और जो स्टेट है इनकी विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम ने विधि और प्रशासनिक स्तर दोनों पर भारतीयों की संख्या में इसके प्रतिनिधित्व में इजाफा किया, यानी कि अब जो है इसमें भारतीय भी हो सकते थे और इनके जो है संख्या में इजाफा भी हुई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टगे जेम्सफोर्ड सुधार। तो ये भी फैक्ट जो है आप याद रखिएगा कि दोनों नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखते हैं कि 1919 में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण हुए। तो इसमें जो है इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। किसमें? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। ठीक, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ, जिसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों यानी कि एंग्लो इंडियन जिसे हम लोग बोलते हैं, और यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। तो देखिए 1909 में जो है मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बना, पृथक निर्वाचन बना 1909 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और 1919 में जो है उसमें अब सिख भी ऐड हो गए, ईसाई भी हो गए, एंग्लो इंडियन भी हो गए, यूरोपीय भी हो गए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांटा दिया गया, जैसे कि आज हम लोग समवर्ती सूची में पढ़ते हैं, सॉरी
आपका जो 7 नंबर है, ठीक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, ठीक। तो ये सभी जो सूची हैं वो अब विषय जो जितने भी विषय हैं वो अब इन तीनों में बांट दिए, इन दोनों में यानी कि केंद्र और प्रांतों में बांट दिए गए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। अब जो प्रांत है यानी कि जो आज हम लोग स्टेट जानते हैं, उनमें जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। इसमें लोकसभा का गठन किया गया, ठीक। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक यानी कि जो लॉ कमीशन है, इसके अंतर्गत ही बना था। आते हैं आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और प्रांतों में समाप्त हुई, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा 1919 वाले में कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था, लेकिन 1935 में क्या हुआ कि प्रांत वाले जो द्वैध शासन थे उसे खत्म कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया गया, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1858 द्वारा जो भारतीय परिषद का गठन हुआ था उससे अब जो है समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। द्विसदनात्मक व्यवस्था हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने हेतु दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों को शामिल किया गया। देखिए 1909 में आपको मुस्लिम, 1919 में जो सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन थे, और 1935 वाले में जो है जितने भी दलित जाति हो गए, महिलाएं हो गए, मजदूर हो गए, उनको भी शामिल किया गया निर्वाचन प्रणाली में। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि किस अधिनियम द्वारा जो है बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। तो वो है आपका 1935 का अधिनियम, ठीक। और बर्मा को अलग करके उड़ीसा और सिंध को निर्माण हुआ था, ठीक। अब इनके बेस पर जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव, देखिए हम लोग सारे अधिनियम, सारे रूल्स जो है, चार्टर अधिनियम जितने भी आए थे, शासन अधिनियम, सब हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इनके बेस पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पहला नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था, ठीक। ये यूपीपीसीएस 1994 और भी एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, हमें ये यहाँ पर दिया गया नहीं था जिस बुक से हम ये रेफर किए हैं, ठीक। हो सकता है और भी एग्जाम्स में पूछे गए हों, लेकिन यहाँ पर जो है यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। 1909 में हम लोगों ने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम लोग पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, 1909 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है वो नियुक्त किया गया था। ये बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1773 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 4 पे। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था, ये आईएएस 1997 में पूछा गया है। तो इसका जो पिक है, स्क्रीनशॉट, जब हम ये पीडीएफ तैयार कर रहे थे उस समय हम इसका स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किए जाते हैं, ठीक। तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये हमें पता करना है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये जो है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, उसमें जो है हरिजन के आरक्षण जो है उनको मिले और उसके साथ साथ जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी मिला था, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, यानी कि कानून बनाने, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, यानी कि आपका जो पार्लियामेंट सुधार है उस अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शंस है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी। इसमें जो है मुस्लिमों के लिए जो है पहले किया गया था, उसके बाद 1919 वाले में सिख, ईसाई,
एंग्लो इंडियन और यूरोपीय थे, और 1935 वाले में दलित जाति और जो मजदूर थे और महिलाएं थी उनके लिए। ठीक, तो 1909 वाले में जो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद जो हम इसका राइट आंसर चूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस हैं आपके कि संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आई होप आप सभी को यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से जो है ये पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये बीपीएससी 2011 और आरआरबी 2009 में पूछा गया है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक, इसका राइट आंसर कौन सा है ये हमें पता करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 वाले अधिनियम में दी गई थी। 10वां क्वेश्चन। भारत गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने के अधिकार मिला? यानी कि अब जो है गवर्नर जनरल अपनी समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता उसे अस्वीकार कर सकते थे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक, उसके द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा जो है लाया गया था? तो यहाँ पर आई होप आप सभी को याद होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? 1909 वाला मार्लियामेंटो सुधार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार यानी कि 1919 वाले में क्या चीज का व्यवस्था था? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा वो हमें पता करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रांतों में दोहरा शासन, यानी कि जो प्रांत है उसमें, यानी कि जो स्टेट जो आज है उसमें जो है दोहरा शासन शुरू किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो आई होप आपको ये राइट आंसर जो है इसका पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही इसे पढ़ा है। तो आई होप आप इसका आंसर जो है तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में वर्णित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है वो हमें देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन 15। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो संघीय प्रणाली जो है वो शुरू किया गया था 1935 वाले में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो 1909 वाला था उसका जो है उद्देश्य क्या था ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वो होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक प्रणाली चुनाव हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हैं हमेशा पूछे जाते हैं। आप देख भी चुके हैं कि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं, इसलिए हम सारे यहाँ पर जो है हम दर्शा दिए थे ताकि आप जो है देख सकें और इनका इंपॉर्टेंस समझ सकें। ठीक, तो ये लेसन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और भी जो लोग हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।